जोहार नमस्कार साथियों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लासेस में हम लोग क्या देखेंगे, न्यायपालिका को देखेंगे। तो न्यायपालिका के विषय में आइए हम लोग देखते हैं आज की क्लासेस में। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देख चुका था कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, इन सभी को मुख्यमंत्री, राज्यपाल की शक्ति, ये सभी हम लोग देख चुके थे। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे किसको, न्यायपालिका को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि न्यायपालिका को कहा गया कि यह सरकार का कितना तीसरा महत्वपूर्ण जो अंग के रूप में इसको माना गया। अगर हम लोग बात करें कि न्यायपालिका हम लोग भारतीय संविधान के संदर्भ में देखें तो न्यायपालिका का जिक्र हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो न्यायपालिका का जिक्र हमें आर्टिकल, जिसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, 124 से लेके 147 तक में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, न्यायपालिका के विषय में। तो न्यायपालिका के विषय में क्या कहा गया है कि न्यायपालिका जो है ना सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो ना न्यायपालिका को जो ना सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण अंग, इसका मतलब जो ना और दो कौन कौन से थे, तो सरकार के तीन देखे हम लोग। एक देखे कार्यपालिका को हम लोग देख चुके हैं, कार्यपालिका जो प्रथम अंग, कार्यपालिका, साथ ही साथ विधायिका दूसरा, विधायिका, और तीसरा में हम लोग क्या देख रहे हैं, तीसरे नंबर पे हम लोग न्यायपालिका को देख रहे हैं। ये जो ना सरकार के जो ना तीन प्रमुख अंग है। ठीक है, इसका उद्देश्य अगर जो है ना बात की जाए न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका का उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों के अधिकारों के जो है ना रक्षा करना। यानी नागरिक जो है, नागरिक यानी हमारे भारतीय नागरिक, जितने भी भारतीय नागरिक हैं या तो फिर विदेशों से जो लोग हैं वो भारत की नागरिकता ले चुके हैं, उन सभी नागरिकों की क्या कर रहे हैं, हितों की रक्षा करना। यानी उनके हित जो है ना, नागरिकों के जो अधिकार हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमको दी गई है, भारतीय संविधान से जो हमें प्राप्त हुई है, उन सभी अधिकारों की रक्षा कौन करता है, यही न्यायपालिका हमारी करती है। ठीक है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य की अगर बात की जाए कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है व्यक्ति का व्यक्ति से रक्षा करना। यानी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में रक्षा करना। यानी मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है, कोई व्यक्ति है, या सेकंड पर्सन ये दूसरा व्यक्ति है, इन दोनों व्यक्ति में अगर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो वही हमारा न्यायपालिका इसका निपटारा करेगा। तो वही कहा गया है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का विवाद, ठीक है, इसका मुख्य कार्य, और व्यक्ति और राज्य के बीच का होने वाले विवादों को सुलझाना। यानी जो है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो विवाद होगा उसको सुलझाना, और व्यक्ति और राज्य के बीच होने वाले जो है ना विवादों को सुलझाना। यहाँ पे जो है ना एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ जो है ना व्यक्ति और राज्य का गया, तो राज्य हम लोग किसको समझेंगे, झारखंड को राज्य समझेंगे, नहीं, सिर्फ इसी को नहीं, बल्कि झारखंड में जितने भी कार्यरत या तो फिर अन्य स्टेट में जितने कार्यरत सरकारी अधिकारी जो भी होते हैं, उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। तमाम सरकारी अधिकारियों को हम लोग राज्य कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति और राज्य के बीच जो ना होने वाले विवादों को सुलझाना। यानी व्यक्ति और राज्य का मतलब हो गया सरकार के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, उन सभी कर्मचारियों के साथ जो अगर कोई किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का कार्य कौन करेंगे, न्यायपालिका करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं झारखंड उच्च न्यायालय। अब देखते हैं झारखंड उच्च न्यायालय के विषय में देखते हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट के विषय में हम लोग देखते हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट के विषय में क्या कहा गया, तो देखते हैं। सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। ये जो है ना बात जो कही गई है, ये जो है ना भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत ये जो है ना ये बात कही गई है, तो ये जो है ना भारत के संविधान के 214 अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 214 के तहत जो है ना ये भारतीय संविधान द्वारा कही गई है कि भारत के प्रत्येक राज्य में जो है ना एक जो है ना उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। ये आर्टिकल 214 के तहत कही गई है। भारतीय संविधान की आर्टिकल 214 के तहत जो राज्य के न्याय प्रशासन में शीर्षस्थ स्थान रखता है, जो राज्य के जो है ना
न्याय प्रशासन यानी जो है ना यहाँ जो है न्याय व्यवस्था जितना भी न्याय होगा, जस्टिस होगा, उसके जो है ना शीर्षस्थ स्थान रखेगा। मतलब सभी का सुप्रीम कौन होगा? राज्य के स्तर पे हाई कोर्ट इसका सुप्रीम होगा, उसके नीचे अन्य जितने न्यायालय होंगे वो सभी जो है ना इसके अधीनस्थ होंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाकी जितने होंगे उस स्टेट के वो सभी हाई कोर्ट के अधीनस्थ होंगे, उसके नीचे होंगे एवं सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय के जो है ना अधीन होंगे। साथ ही साथ जो है ना सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय जो होंगे उसके जो है ना ये अधीन होंगे। ठीक है, जैसे कि कहा गया कि झारखंड उच्च न्यायालय का गठन, अगर झारखंड उच्च न्यायालय के गठन की बात की जाए तो इनका गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को ही हुआ था। जैसे ही झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, साथ ही साथ क्या बना दिया गया था, या जो ना झारखंड उच्च न्यायालय की जो ना स्थापना भी उसी समय कर दी गई थी, साथ ही साथ कर दी गई थी। झारखंड राज्य निर्माण के साथ ही जो है ना यहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। वस्तुतः पटना उच्च न्यायालय की जो ना रांची खंडपीठ को झारखंड उच्च न्यायालय में रूपांतरित कर दिया गया। जैसे ही जो ना पटना यहाँ पे कहा गया है कि जो है ना पटना उच्च न्यायालय जो था, पटना उच्च न्यायालय जैसे कि पटना उच्च न्यायालय था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है ना, झारखंड किससे बना है? झारखंड जो है ना बिहार का ही, झारखंड मान लीजिए ये जो है ना बिहार था, तो बिहार का ये वाला पार्ट का टूट के ही जो है ना क्या बना? झारखंड बना, जिसको हम लोग पहले जो है ना दक्षिणी बिहार के नाम से जानते थे झारखंड को, तो ये झारखंड पार्ट बना। तो इनका जो है ना पटना से जो ना इनका जो ना अधीनस्थ न्यायालय जो रांची में था, अधीनस्थ न्यायालय जो रांची में था, वो रांची अधीनस्थ न्यायालय को ही क्या किया गया कि पटना उच्च न्यायालय का खंडपीठ यानी उसी का जो ना अधीनस्थ जो न्यायालय था उसी को क्या कर दिया गया? झारखंड उच्च न्यायालय में जो ना उसको रूपांतरित कर दिया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के जो ना प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में अगर देखें तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता का नाम आता है। जैसे ही जो ना उसको झारखंड को अलग किया गया, झारखंड राज्य की स्थापना की गई, वैसे जो ना झारखंड उच्च न्यायालय भी बन गया। तो उच्च न्यायालय में जो ना प्रथम जो है ना न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त हुए, वो मुख्य न्यायाधीश यानी जो ना मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड को जो ना मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। तो ये मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन बने? तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार जो ना गुप्ता बने, इनको नियुक्त किया गया। इन्हें जो ना पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है ना, अब जो है ना जैसे ही जो है ये जो है ना मुख्य न्यायाधीश बने, तो मुख्य न्यायाधीश बने तो इनको जो ना मुख्य न्यायाधीश को कोई ना कोई जो है ना शपथ दिलाने वाला चाहिए। तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि इनको शपथ किसने दिलाया था। ठीक है, तो इनकी शपथ की बात की जाए तो इनको शपथ जो है ना, देखते हैं इनको शपथ किसने दिया। तो इनको जो है ना शपथ की बात करें तो प्रथम जो है ना राज्यपाल, जो प्रथम राज्यपाल हुए हमारे, जो प्रथम राज्यपाल हुए प्रभात कुमार, उन्होंने जो है ना इनको जो है ना शपथ दिलाया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को दिलाया। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय, अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो झारखंड उच्च न्यायालय में जो ना न्यायाधीशों की अगर संख्या की बात की जाए तो उनकी संख्या हमें कितने देखने को मिलती है? तो 12 हमें उनकी संख्या कितनी देखने को मिलती है? तो उनकी संख्या हमें 12 देखने को मिलती है। ठीक है, उनकी संख्या हमें कितनी देखने को मिलती है? 12 हमें जो है ना अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या देखने को मिलती है। इनमें से 12 में से क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश है। 12 में से जो है ना एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और प्लस जो है ना 11 अन्य न्यायाधीश हो गए। यानी जो है ना जो हाई कोर्ट में अगर देखे जाए जजों की संख्या तो कितनी है? 12 है, जिनमें से जो है ना इन्हीं में से एक प्रमुख चुना जाता है। एक प्रमुख जिसको जो है ना मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है, जिसको हम लोग इंडिया के संदर्भ में देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको CJI बोलते हैं, वही जो है ना झारखंड के संदर्भ में देखें तो इसका जो है ना हाईकोर्ट का हम लोग क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड बोलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड बोलेंगे। ठीक है, JH कर देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड बोलेंगे हम उनको। तो वो जो है ना इन्हीं 12 में से जो है ना एक चुने जाते हैं, जो वरिष्ठ एवं जो है ना जो वरिष्ठ होते हैं उम्र के हिसाब से, जो वरिष्ठ होते हैं, और साथ ही साथ जो है ना उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है कि उनका जो है ना डिसीजन का रिकॉर्ड अभी तक कैसा रहा। उस रिकॉर्ड के बेस पे जो है ना इनको मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। आगे की बात करें तो गठन के समय जो है यह संख्या, जैसे ही जो ना झारखंड का राज्य का जो ना गठन हुआ था उस समय की अगर बात की जाए तो उस समय जो है ना देखे तो जितना मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो उस समय 8 थी। 8 में से क्या होते थे? इन्हीं 8 में से एक जो है ना मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने जाते थे और 7 जो है ना अन्य जो है ना न्यायाधीश होते थे हाई कोर्ट के। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि इनकी जो है ना
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति हम लोग देखते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, इनके न्यायाधीशों की अब नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर बात की जाए कि जैसे झारखंड जो है उच्च न्यायालय या अन्य स्टेट, सभी स्टेटों पे ये लागू होता है, सभी स्टेट पे ये लागू होता है। सभी स्टेट के जितने भी जो ना सभी स्टेट इंडिया में जितने 28 स्टेट है, सभी 28 स्टेट में जो ना इसी बात की जो है लागू की जाती है कि जितने भी 28 स्टेट है, सभी स्टेटों में जो है यही बात लागू होती है। तो यहाँ जो है ना क्या बताया गया कि जो है ना इनकी नियुक्ति बताई गई है। तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो इनकी नियुक्ति जो होती है, इनकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति जो है ना मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जो चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में है, तो उनके जो है ना सलाह लेने से संबंधित राज्यपाल के परामर्श, ये जो है ना चीफ जस्टिस से भी जो है ना सलाह लेते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, जो इस राज्य के जो है ना राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल उनसे सलाह लेकर जो ना यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही मुख्य न्यायाधीश की जो है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश या अन्य स्टेट की जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है, वैसे ही क्या करते हैं, अन्य जो न्यायाधीश बचे हुए रहते हैं उन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या करते हैं, वे अब जो है ना उनकी जब नियुक्ति करते तो उस समय दो अधिकारियों के अतिरिक्त, यानी दो अधिकारी कौन कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और साथ ही साथ जो है ना उस राज्य का जो है ना राज्यपाल, और साथ ही साथ जब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का जो है ना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जैसे चुना गया, मुख्य न्यायाधीश जैसे चुना गया, अब इनकी भी सलाह लेकर जो है ना क्या किया जाता है, जैसे झारखंड में 12 जो है ना न्यायाधीश हैं, 12 न्यायाधीश में से चुन एक न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश जो है चुन लिया गया, शेष जो बचे 11 न्यायाधीश। अब इन 11 न्यायाधीशों को जब नियुक्ति की जाएगी तब जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है ना न्यायाधीश जो है उनसे सलाह ली जाएगी, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी। अन्य 11 के लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो है ना सलाह ली जाएगी, साथ ही साथ जो है उस राज्य के जो है राज्यपाल से सलाह ली जाएगी, और साथ ही साथ अब क्या किया जाएगा कि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुए उनसे भी जो है सलाह लेकर जो है अन्य मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो है ना नियुक्ति की जाएगी। अब जो है ना आगे बात करें एक जगह हम लोगों ने ये यहाँ कुछ चीजें छूट गई थी, यहाँ पे जैसे बताया गया था कि जो है ना उच्चतम न्यायालय के अधीन होता है। ठीक है, सर्वोच्चतम उच्चतम न्यायालय के अधीन होता है, और देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में क्या देखते हैं कि झारखंड का गठन हुआ था। लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा भी है कि सभी राज्यों में एक न्यायालय नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि जो है ना प्रत्येक राज्य में, यहाँ का क्या कहा गया, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य अपना जो ना उच्च न्यायालय रखे। जैसे कि बात करें हम लोग तो बात करते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब, हरियाणा HR से लिखते हैं हरियाणा को, प्लस पंजाब को लिखते हैं PN से पंजाब को लिखते हैं। इन दोनों का अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इन दोनों का जैसे कि यहाँ बताया गया है प्रत्येक राज्य में जो है एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अगर दो या दो से अधिक राज्य अगर सहमति हो और चाहे कि हमारा एक ही जो है ना न्यायालय हाईकोर्ट रहे, दोनों राज्यों का एक ही जो है ना हाईकोर्ट रहे, तो ऐसा हो सकता है। ये कितने आर्टिकल भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल में कहा गया है, ये वाली बात जो है ना भारतीय संविधान में बात की जाए तो भारतीय संविधान के जो है ना आर्टिकल हरियाणा और जो है ना पंजाब दोनों का जो है ना सम्मिलित रूप से एक ही हाईकोर्ट है। वो कहाँ है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो है ना हम इसका जो है ना हाईकोर्ट देखते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ में देखते हैं हाईकोर्ट है। तो ये जो है ना भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ना आर्टिकल अनुच्छेद जो है ना 231 के अंतर्गत जो है ना इस तरह की व्यवस्था की गई कि अगर एक या दो से अधिक जो है ना राज्य जो है ना चाहे तो एक ही जो है ना हाईकोर्ट वो लोग अपना रख सकते हैं, उच्च न्यायालय रख सकते हैं। ठीक है, और अगर वर्तमान समय में अगर देखा जाए, जैसे जो है ये 21वें जो है ना उच्च न्यायालय के रूप में जो है ना झारखंड बना था, और वर्तमान समय में देखा जाए तो पूरे भारत देश में जो है ना कुल न्यायालय हाईकोर्ट की जो है ना कुल हाईकोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है। 25 न्यायालय की संख्या है। ठीक है,
20 हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है, 25 है। इनमें से अगर जो है करंटली जो बना है हाईकोर्ट उसको देखें तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के जो ना अमरावती हाईकोर्ट जो है ना, अमरावती जो है ना हाईकोर्ट जो है ना करंट में ये 25वें हाईकोर्ट के रूप में जो है ना ये बना है। ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं तो यही जो है ना अभी तक देखा जाए तो कितने हाईकोर्ट हैं? तो 25 हाईकोर्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब देखते हैं योग्यता के विषय में हम लोग देखते हैं। तो योग्यता के विषय में क्या बताया गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। अगर उच्च न्यायालय का आपको न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए जो है ना आपके अंदर जो है ना निम्नलिखित जो है ना बताया गया है, यहाँ सूची में जो बताया गया है, ये जो है ना आप में योग्यताएं होनी चाहिए। यहाँ क्या बताया गया? पहला में देखते हैं। तो पहला में क्या बताया गया कि यहाँ बताया गया कि भारत का नागरिक हो, यानी आपके अंदर जो है ना आप में क्या हो कि आप जो है ना भारत के नागरिक हो, यानी जो नहीं पूर्ण रूप से ये नहीं कहा गया कि भारत का मूल नागरिक हो, बस कहा गया कि आप भारत का नागरिक हो। यहाँ जैसे कि कहा गया कि वो जो है ना क्या हो? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होने का मतलब जो भारत का कोई रेसिडेंशियल नागरिक बनने के लिए जो जितने साल की सदस्यता, जितने साल के तक जो है ना यहाँ रहना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ना कोई जो है आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, उससे लोगों को 10 साल रहने के उपरांत क्या होता है कि भारत की नागरिकता दे दी जाती है। तो यहाँ पे कहा गया कि उनकी योग्यता में सिर्फ वो भारत का नागरिक हो, ये नहीं कि भारत का मूल नागरिक हो। ठीक है, तो भारत का नागरिक की बात की गई, ये योग्यता उनमें होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है ना वो जो ना अगर काम कहा जाए कि वो जो ना कितने सालों तक जो है ना वर्ष तक जो है ना वो कार्य पे रह सकते हैं, पद पे रह सकते हैं, तो वो 62 वर्ष 62 वर्ष के जो है ना से कम आयु का हो, वो जो है ना अगर न्यायाधीश, अगर हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनना है, मुख्य न्यायाधीश बनना है, या तो फिर हाईकोर्ट का जो है ना न्यायाधीश बनना, तो उसके लिए उनको क्या होना चाहिए? उनकी उम्र जो है ना 62 वर्ष से कम होनी चाहिए, बिलो द 62 ईयर्स होनी चाहिए। क्योंकि जो है ना 62 ईयर्स के बाद जो है ना यहाँ पे रिटायरमेंट हमें देखने को मिलेगा। वो कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका। अगर जो ना हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर आपको नियुक्त होना, तो उसके लिए कम से कम जो है ना आपका रिकॉर्ड में देखा जाएगा तो आपके सर्विस टाइम में कम से कम 10 साल तक जो है ना न्यायिक पद पर धारण हो। मतलब न्यायिक पद का मतलब कहा गया है कि आप जो है ना कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जो है ना आप जज के पद पर कितने वर्षों तक रहे? 10 वर्षों तक आप जज के रूप में कहीं सेवा दिए हो, तभी जो है ना आपको जो है ना मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। या तो फिर किसी जो है ना उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय, या तो फिर किसी हाईकोर्ट में एक हाईकोर्ट में, या तो एक से अधिक हाईकोर्टों में, या एक से अधिक जो है ना हाईकोर्टों में आपको जो है ना लगातार कंटिन्यूअसली जो है ना 10 साल तक 10 ईयर्स तक जो है ना आप एक एडवोकेट के रूप में कार्यरत हो। एडवोकेट के रूप में यानी जो है ना एक वकील के रूप में अगर आप कार्यरत हैं, तो ही जो है ना आप जो है ना उच्च न्यायालय के जो है ना न्यायाधीश बनने की योग्यता को रखते हैं। अन्यथा जो है ना आपको उच्च न्यायालय का जो है ना न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। वहीं जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि अब जो है ना उच्च न्यायालय के जो है ना न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, तो इनकी नियुक्ति के उपरांत जो है ना जब इनको समय आएगा वेतन देने का जब टाइम आएगा, तो वेतन देने के क्रम में हम लोग देखते हैं योग्यता के रूप में देखें तो यही योग्यता रखा गया। अब जैसे ही जो ना इनकी नियुक्ति हो जाती है, तो इनके नियुक्ति के उपरांत जो है ना इनको अब कितना वेतन दिया जाएगा, तो ये वेतन वाला जो है ना अपडेट होते रहता है। तो इसको करंट वाला अपडेट जो है ना आप देख लीजिएगा। हालांकि वेतन के विषय में क्वेश्चन नहीं आता, मगर इसका अपडेट अगर करना चाहे तो आप एक बार गूगल सर्च करके इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या बताया गया है? मुख्य न्यायाधीश। इसमें देखिए आप क्या बताया गया, मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल जो 12 न्यायाधीश है, 12 में से जो ना जानते हैं एक, इन्हीं 12 में से जो ना एक को मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है, और अन्य क्या रहते हैं? अन्य न्यायाधीश कितने रहते हैं? 11 रहते हैं। तो इन्हीं 12 में से जो मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं, उनको जो है ना वेतन कितने दिया जाता है। तो ये जो ना पुराना डाटा है, तो इसको आप एक बार अपडेट करके देख लीजिएगा। यानी इनका जो वेतन होता है अन्य न्यायाधीशों की तुलना में ज्यादा होता है। और साथ ही साथ क्या मिलता है अतिरिक्त जो ना इसके अलावे जो ना वेतन के अलावे जो संसद द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, संसद द्वारा जो जानते हैं कि हम लोग जो है ना ये न्यायपालिका पद क्या है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यह न्यायिक पद है।
तो भारत के संसद द्वारा जो भी निर्धारित किए जाते हैं, यानी संसद जो मिलकर जो है ना निर्धारित करते हैं कि न्यायाधीशों यानी जजों की जो है ना इतना वेतन होना चाहिए, वो सभी वेतन के साथ साथ ये सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो सभी जो है निर्धारित सुविधाएं एवं जो है भत्ते एवं सुविधाएं जो है उनको प्राप्त होते हैं। तो ये वाला वेतन आप एक बार करंट अपडेट कर लीजिएगा गूगल करके। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं अब कार्यकाल। अब देखते हैं कि इन जजों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की बात की जाए तो 62 ईयर्स की बताई गई, यानी 62 वर्ष के उम्र तक जो है ना वो इस पद पर जो है ना रह सकते हैं। उसके बाद जो है ना उनको पद धारण करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना इतने वर्षों तक वो पद धारण करते हैं, उसके उपरांत जो है ना वो जो है ना पद से उसको जो है ना रिटायरमेंट दी जाती है। मगर अगर वो चाहे, परंतु वो अगर जज अगर चाहे तो वो समय से पहले भी जो है ना अपना पद को त्याग कर सकते हैं। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को जो है ना अपना पद, राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, अपना वो त्याग पत्र देकर जो है ना इस पद को जो है ना छोड़ सकते हैं। इसके अलावा वह जो है ना राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा या तो फिर वो जो है ना समय, 3 चीजें इसमें बताई गई। एक जो है ना प्रथम वो जो है ना अपना पद कब छोड़ेंगे, जब वो 62 ईयर्स यानी रिटायर हो जाएंगे, तब जो है ना 62 ईयर्स की उम्र में जब रिटायर हो जाएंगे तब पद छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये अगर अपनी इच्छा से अगर चाहे तो जो है ना अपना पद का जो है ना त्याग कर सकते हैं, अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देके जो है या त्याग कर सकते हैं। और तीसरा इनको जो है पद से हटने का क्या बताया गया, यानी संसद द्वारा उसको अयोग्य या तो फिर दुराचारी सिद्ध कर दिया। अयोग्य मतलब मान लीजिए कि आपका जो है ना कोई डिसीजन मेकिंग वगैरह सही नहीं रहा, कोई भी न्याय जो है ना सुनाने में आपका अगर पक्ष सही नहीं रहा, किसी में आप जो है दोनों पक्षों को ना सुने और जो है ना एक तरफा अगर न्याय दे दिए, तो उस कंडीशन में आपको जो है ना हटाया जाएगा पद से। वो किसके द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो है ना प्रस्ताव किसके द्वारा आएगी, संसद द्वारा। जब आपको कहा जाएगा कि आप अयोग्य है और दुराचारी है, अपने मत दुराचारी का अर्थ है कि आपने अपना पद का जो है ना दुरुपयोग किया है, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि विशेष बहुमत, संसद में क्या बुलाई जाएगी, संसद में जो है ना विशेष बहुमत बुलाई जाएगी। और उस विशेष बहुमत द्वारा जो है ना आपका नाम जो है ना प्रस्तावित होगा कि आप जो है ना पद का दुरुपयोग किए हैं। फिर जैसे ही प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा, बहुमत से जो है ना पारित कर दिया जाएगा, महाभियोग का बहुमत से पारित कर दिया जाएगा, वैसे जो है ना विशेष बहुमत द्वारा पारित होते ही क्या कहा जाएगा कि ये जो है ना संसद क्या करेंगे, राष्ट्रपति से कहेंगे कि राष्ट्रपति आप जो है ना इस स्टेट के इस मुख्य न्यायाधीश को जो है ना आपको पद से हटाना है। उसके लिए इन पर ये आरोप जो है ना सिद्ध हो चुके हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि राष्ट्रपति जो है ना उनको पद से हटा देंगे। तो 3 तरीके से उसको पद से हटाया जा सकता है या हट सकते हैं। आगे अब बढ़ते हैं तो इनका देखते हैं। हाई कोर्ट के जो ना न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। और ये जो है ना जितना हाई कोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी स्टेट, भारत के जितने स्टेट है, भारत के जितने स्टेट सभी जो है ना क्षेत्रों में जो है ये लागू होता है। सभी स्टेटों में यही प्रावधान है, क्योंकि ये भारतीय संविधान द्वारा जो है ना की गई प्रावधान है। तो वो हर एक स्टेट में जो है ना लागू होता है। ये सभी स्टेट के लिए जो है ना कारगर है। क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो हाई कोर्ट के जो है ना न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार क्या है, तो उच्च न्यायालय में, अगर उच्च न्यायालय में, जो उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है ना 2 तरह के मामलों पर सुनवाई होती है। हाई कोर्ट में अगर बात की जाए तो 2 तरह के मामले जो ना हाई कोर्ट अपने अधीन लेते हैं, सुनते हैं। वो क्या है, मूल रूप से दायर मामले। अगर मूल रूप से वो दायरे जो डायरेक्टली क्या करते हैं, हाई कोर्ट में जो है ना, हाई कोर्ट में ही जो है ना केस दायर किए जाते हैं, वो मामले वो देखते हैं। और साथ ही साथ जो ना सेशनल न्यायालय, सेशनल न्यायालय का मतलब होता है कि इनके, सेशनल न्यायालय का मतलब होता है इनके, यानी हाई कोर्ट के जो ना नीचे, हाई कोर्ट के नीचे जो ना अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो होते हैं, उनके द्वारा जो न्याय दी जाती है, न्याय दी जाती है, उन पर जो ना हाई कोर्ट फिर जो है ना पुनर्विचार के लिए किसी कोई, जैसे कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस हार जाता है तो वो क्या करता है, हाई कोर्ट में जाके अपील करता है। तो उसी अधीनस्थ न्यायालय जिसको सेशनल न्यायालय कहा गया, उनके जो ना खिलाफ फिर से जो जैसे ही कोई हाई कोर्ट में चैलेंज करता है तो उन मामलों को भी क्या करता है, अपील के दौरान जो ना उन मामलों को भी जो ना हाई कोर्ट अब देखने लगता है। तो इनके पास 2 तरह के दायर केस आते हैं। एक जो है ना डायरेक्टली जो मूल रूप से उन्हीं के हाई कोर्ट पे जो ना कोई जो ना केस दायर करता है, ठीक है, अपील दायर करता है। और दूसरा क्या करता है, सेशनल न्यायालय द्वारा कोई डिसीजन दिया जाता है और उसी डिसीजन को जो ना फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो 2 तरह के मूल रूप से दायर किए जाने वाले मामले में शामिल है। अगर जो मूल रूप से अगर दायर किए जाते जो हाई कोर्ट में, वो मामले कौन कौन से हैं,
तो नागरिक नागरिक मामला है, जैसे नागरिक को जो संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों से अगर कोई छेड़छाड़ किया जाता है या अधिकार उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में वो नागरिक क्या करे, डायरेक्ट जो है ना हाई कोर्ट में जो है ना वो जो है ना याचिका दायर कर सकते हो। दूसरा क्या आता है, आपराधिक याचिकाएं। दूसरा जो है ना कुछ क्रिमिनल जो है ना याचिकाएं होते हैं, क्रिमिनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोर्ट में जो है ना डायरेक्ट जो है ना कुछ क्रिमिनल मामले उनको डायरेक्ट जो है ना कोर्ट में जो है ना याचिका दायर करते हैं वो लोग। और तीसरा निर्वाचन मामले, यानी जानते हैं हम लोग चुनाव से संबंधित कोई भी अगर विवाद उत्पन्न हो तो उस मामले में क्या करते हैं कि उस स्टेट के जो ना हाई कोर्ट जो होता है वहां पे वो लोग जाते हैं। और अगर यही हम लोग केंद्र में देखें तो केंद्र क्या करता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक उनको जाने का अधिकार दिया जाता है। वही देखते हैं वसीयत संबंधी मामले, साथ ही साथ जो है ना जमीन विवाद वगैरह जो होता है, जमीन से रिलेटेड जो होता है, वसीयत से होता है, प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड होता है, उन सभी मामले में भी हम लोग जो है ना डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। वही देखते हैं वैवाहिक संदर्भ के मामले में, अगर विवाह के संबंध में कुछ जो है ना कुछ भी जो है ना उसमें उच्च नीच या कुछ भी आता है, उसमें विवाह के संबंध को लेकर कुछ भी अड़चन आती है या कुछ भी मामले होते हैं, तो उस मामले में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। और साथ ही साथ देखते हैं कंपनी अधिनियम के मामले। कंपनी अधिनियम का मामला, जैसे कंपनी कोई भी कहीं भी स्थापित करता है तो वो अपने पॉलिसी के तहत कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को रोजगार दूंगा, साथ ही साथ यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य का देखभाल रखूंगा, पर्यावरण के अनुकूल में अपना कचरा वगैरह जो निकालूंगा, गंदगी निकालूंगा फैक्ट्री से और उसको प्यूरिफाई करके जो ना नदियों में खेतों में डालूंगा। तो वो अगर कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करता तो उसके खिलाफ भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है ना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे देखते हैं। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बात की जाएगी, यानी उसके क्षेत्राधिकार यानी उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो उन क्षेत्राधिकारियों को जो है ना सहूलियत के लिए क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। और वो 3 भाग कौन कौन से है, 3 भागों में बांट दिया गया है। तो 3 भाग में देखते हैं, पहला भाग आरंभिक अधिकार, दूसरा क्या देखते हैं अपीलीय अधिकार, ये दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया जो है ना प्रशासकीय अधिकार, ये तीसरा मामला हो गया प्रशासकीय अधिकार। तो आइए हम लोग देखते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में देखते हैं। तो आरंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में क्या क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत जो है संविधान की व्याख्या एवं नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। इसके अंतर्गत जो है आरंभिक क्षेत्राधिकार में क्या रखा गया कि इनमें जो है संविधान की व्याख्या, अगर संविधान की को कहीं भी जटिल पाया जाता है और उसकी व्याख्या अगर पूर्ण रूप से नहीं हो रहती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो संविधान की जो है हाईकोर्ट का न्यायाधीश क्या करते हैं, संविधान का जो है व्याख्या कर देते हैं। और साथ ही साथ जो है नागरिकों के कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, कौन कौन से संविधान द्वारा मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हुआ, और उनका जो है ना उस मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो तो उस कंडीशन में जो है वो उनको सुरक्षा संबंधी मामले जो है ना प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो वो सभी मामले देखते हैं। यदि जो है ना उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए, अगर उच्च न्यायालय को कहीं भी ये लगता है कि किसी अधिकारी या सरकारी संस्था, कोई भी अधिकारी या तो सरकारी संस्था द्वारा नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, कि कोई भी सरकारी संस्था या तो कोई सरकारी अधिकारी द्वारा किसी भी नागरिक का जो है ना उसका जो है ना नागरिक का जो है ना अधिकार है, उस अधिकार को जो है ना अतिक्रमण करता है, अगर उनके अधिकारों को रोकता है, अतिक्रमण करता है, उनका अधिकार उनको प्राप्त नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, उस कंडीशन में उन अधिकारियों और उन संस्थाओं के जो है खिलाफ क्या करेंगे, रीट जारी करेंगे, रीट जारी करेंगे तो आपको नोटिस देंगे। नोटिस देने के उपरांत जो है ना तुरंत आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, कोर्ट में जो है ना आपको जवाबदेहिता बनाएगी, ताकि अधिकारों की जो है ना सुरक्षा हो सके। और ये सभी ये क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो है ना अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकारों की जो है ना सुरक्षा हो सके, इसके लिए। इसके आरंभिक जो है ना क्षेत्राधिकार में, अगर इसके आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो कुल सामान्य मामले भी आते हैं, कुछ जो है ना सामान्य मामले भी आते हैं, कुछ सामान्य मामले भी देखते हैं हम लोग इसके अधिकार क्षेत्र में। जैसे कंपनी कानून से संबंधित मामले, जैसे कंपनी एक्ट के द्वारा जो भी कानून वगैरह, जो भी रूल्स वगैरह बनाए गए, वो रूल्स अगर फॉलो नहीं होता है तो उसके विषय में भी, जैसे कंपनी अधिनियम के दौरान हम लोग देखते हैं कि कोई कंपनी कोई कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है ना कोई काम करवाया जाता है, और उस समय जो है ना उस जगह पर अगर किसी प्रकार जो है ना किसी प्रकार दुर्घटना का कोई शिकार हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि वो मजदूरों को जो है ना मुआवजा देने से जो है इनकार करने लगता है। तो उस कंडीशन में ये कंपनी एक्ट के तहत जो है ना उन केसों को भी जो है ना वो मजदूर को जो है ना हक दिलाने के लिए जो है ना वो केस जो है ना अपने सामने अपने में ही ले लेते हैं।
हाई कोर्ट, ठीक है। वहीं बात करते हैं, अब देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार जो हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का जो है ना, उच्च न्यायालय का आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय, अपीलीय मतलब अपील करना, ठीक है। उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। मूल रूप से अगर कहा जाए तो ये जो ना अपील सुनने वाला एक न्यायालय होता है। अपील किसके द्वारा होता है, लोगों के द्वारा जो है ना अपील की जाती है अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। उनके जो है मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जो है ना कोई भी सुनवाई दी गई, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है हम लोग हाई कोर्ट में जो है ना ले जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो कहा गया अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध में विभिन्न दीवानी एवं फौजदारी जो है ना मामलों में अपील सुन सकता है। विभिन्न जो है ना यहाँ कहा गया दीवानी और जो है ना फौजदारी मामलों में। दीवानी और फौजदारी मामलों का मतलब होता है, ये जो है ना फौजदारी मामले का मतलब हो गया यहाँ पे क्रिमिनल कोड, ठीक है, क्रिमिनल कोड। और ये इसका मतलब हो गया दीवानी मामलों का मतलब हो गया, सॉरी, दीवानों मामले की बात। दीवानी मामले के अंतर्गत जो है ना सिविल कोर्ट आता है। हम लोग दो ही कोर्ट जानते हैं, सिविल कोर्ट और जो है ना क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट जो है ना दीवानी मामलों को सिविल कोर्ट कहते हैं। और दीवानी मामले के अंतर्गत क्या आता है, मान लीजिए कि किसी के दो पक्षों के बीच जो जमीनों का जो विवाद होता है, खेती बाड़ी में जो जमीनों का विवाद होता है, वो विवाद आते हैं, ठीक है। जमीन का मुआवजा दिलवाना ये सब आते हैं। उसके बाद जो है ना कुछ जमीन ये सब भी आते हैं। उसके बाद जो है ना फौजदारी में अगर बात की जाए तो फौजदारी में क्या आता है, जितने क्रिमिनल केसें होते हैं, रेप, उत्पीड़न, मर्डर, हत्या, जान से मारने की धमकी, ये सभी जो है ना फौजदारी मामले में आते हैं। दीवानी मामले की बात कीजिए तो दीवानी मामले में जो है ना हम लोग देखते हैं तो इसमें संपत्ति का जो है घरों के बीच में जो है ना संपत्तियों को बंटवारा होता है, वो आते हैं। यातायात आता है, वाहन, कारखाना, चोरी, डकैती, तोड़फोड़, प्रशासन संबंधी आदि जो है ना ये सभी जो है ना घटनाएं आता है। और जमीन विवाद जो है ना मेनली इसमें देखा जाता है, ठीक है। और दुर्घटना के रूप में जो है ना कोई पॉलिसी वगैरह आता है, उसका जो है ना जो पॉलिसी के रूप में जो पैसे वगैरह मिलना चाहिए। साथ ही साथ वाणिज्य व्यापार, कहीं अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार में कोई परेशानी आ रही है तो उसके विषय में उन सभी को किस में लाया जाता है, दीवानी मामलों में देखा जाता है। और वहीं अगर बात करें फौजदारी में, तो फौजदारी में क्या आता है, मारपीट, रेप, कत्ल, अपहरण, जख्मी, ये सभी जो है ना रेप पीसी में आता है, रेप आता है, हत्या आता है, हत्या, मर्डर, साथ ही साथ जो है हथियार वगैरह जितने आते हैं, हथियार चलाना, हथियार रखना विदाउट लाइसेंस, उन सभी का जो है निपटारा किसमें देखते हैं, फौजदारी में देखते हैं। फौजदारी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिमिनल कोड बोलते हैं। और दीवानी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल कोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी हिंसक जो है ना घटनाएं देखने को मिलेंगे। इसमें भी झड़प वगैरह, जमीन विवाद वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। हत्या से संबंधित कोई इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, मामले की अपील सुन सकता है, ये जो ना हाई कोर्ट जो इन मामलों को सुन सकता है। उदाहरण के रूप में देखें, किसी अपराधी को तब तक फांसी नहीं लगाई जा सकती। जैसे मान लीजिए किसी अपराधी को अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जो ना फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है, तो ये फांसी की सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि जिले के सेशनल द्वारा जो है ना सुनाई गई फांसी की सजा को अपील सुनने के बाद उच्च न्यायालय भी उसे जो है ना उचित घोषित ना कर दे, अर्थात जो ना अनुमोदन मिलने पर जो मृत्युदंड दिया जा सकता है। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है, मान लीजिए किसी को जो ना फांसी की सजा सुना दी, तो फांसी की सजा जो सुना दी, इस पे मोहर तब तक नहीं लग सकता जब तक उस राज्य का जो ना हाई कोर्ट इस पर जो है ना वो अपना जो है ना उचित घोषणा और अनुमोदन, यानी जो ना वो अपना जो है ना इसमें इसको परख के देख के वो जो ना अपना अनुमोदन और वो भी जो ना इसकी स्वीकृति ना दे दे। हाईकोर्ट जब तक इसकी स्वीकृति ना दे, इसको देखते हुए स्वीकृति ना दे दे, तब तक जो है ना उसको फांसी की सजा जो है ना मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं, तो जब तक हाईकोर्ट अपनी स्वीकृति ना दे तब तक जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा सुनाई गई फैसले पर जो ना मोहर जो है ना नहीं लगाई जा सकती, खास करके जो है ना फांसी की सजा, जिसमें फांसी की सजा जैसे शामिल है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं प्रशासक के क्षेत्राधिकार के विषय में। अब हम लोग देखते हैं तो प्रशासक के क्षेत्राधिकार में हम लोग क्या देखने को मिलता है, आइए चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो प्रशासक के क्षेत्राधिकार, इसमें देखते हैं कि प्रशासक के क्षेत्राधिकार का मतलब होता है जो प्रशासक जो है उनके क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। तो प्रशासक के रूप में देखते हैं, इस क्षेत्राधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय अपने जो ना अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या करते हैं, अपने अधीनस्थ न्यायालय, यानी मान लीजिए सबसे बड़ा कौन होता है,
राज्य में हाई कोर्ट होता है उसके नीचे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे आते हैं ये सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहीं बात करें तो प्रशासकीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो प्रशासकीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ का है, झारखंड का हाई कोर्ट है। तो झारखंड के हाई कोर्ट जो है ना कहाँ ये अपना ये करेंगे, तो मानते हैं कि मान लीजिए कि ये झारखंड का पूरा एरियाज है, तो ये हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है ना झारखंड पे ही जो है ना अपना अपना जो है ना इनका जो है ना क्षेत्र होता है, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड पे ही जो है ना अपना डिसीजन कर सकते हैं, जब तक कि कोई और अदर राज्य जो है इनसे सहायता ना मांग ले, तब तक ये सिर्फ जो है ना अपने झारखंड राज्य पे ही जो है ना अपना अधीनस्थ क्षेत्र के अंतर्गत पूरा झारखंड का क्षेत्र आएगा, और उसमें जो है ना जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे उन सभी पे जो है ना ये अपना अधीनस्थ जो है ना न्यायालय इनके अंतर्गत होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के विषय में बात करते हैं। तो प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में क्या कहा गया है, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो इसमें जो है ना हम लोग को देखने को मिलता है प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में, इसमें कहा गया है कि जो ना इस क्षेत्राधिकार के द्वारा जो ना उच्च न्यायालय अपने क्या करता है, अधीनस्थ न्यायालय का जो ना निरीक्षण करता है। अब उच्च न्यायालय क्या करता है, यानी हाईकोर्ट क्या करता है, अपने जो ना अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी होते हैं उस राज्य के सभी राज्यों पे ये लागू होता है। तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो है ना वो उनके डिसीजन और उनका जो है ना डिसीजन और उनका कार्य प्रणाली पे जो ना वो हमेशा अपना जो ना नज़र बनाए रखते हैं, ताकि उन पर जो ना वो नियंत्रण रख सके। उच्च न्यायालय के परामर्श से अगर बात की जाए तो उच्च न्यायालय के परामर्श से क्या करते हैं, परामर्श से ही जो है ना राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की जो है ना नियुक्ति करते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है कि उच्च न्यायालय के परामर्श से यानी जो ना हाई कोर्ट के परामर्श से क्या होता है कि राज्यपाल द्वारा जैसे जो ना हाई कोर्ट का जो ना मुख्य न्यायाधीश जो है ना उनको परामर्श करता है राज्यपाल को कि यहाँ जो है ना मुझे उच्च न्यायालय में जो अन्य जितने न्यायाधीश है 11 न्यायाधीश जैसे बताया गया झारखंड राज्य में, तो अन्य 11 न्यायाधीशों की जो ना नियुक्ति करनी है। तो नियुक्ति के संबंध में क्या करते हैं, वो राज्यपाल को जो ना एक लेटर देते हैं, राज्यपाल से वो अपील करते हैं कि अन्य जितने भी जज हैं डिस्ट्रिक्ट में उन सभी जजों की जो है ना नियुक्ति किया जाए। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति वो राज्यपाल को जो है ना सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, और उसके बाद जो है उनकी नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र या तो वैकेंसीज वगैरह निकाले जाते हैं, या तो फिर उनको पदोन्नति या तो उनको जो है ना उस पर नियुक्ति किया जाता है। और साथ ही साथ अगर नियुक्ति के बाद जैसे उनको जैसे पदोन्नति का मतलब है कि जैसे उनको प्रमोशन की बात रहे या उनको छुट्टी देने की बात रहे, तो ये छुट्टी देना और प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब जो है ना गवर्नर को, राज्यपाल को क्या करना पड़ेगा कि उच्च न्यायालय के परामर्श से जो है ना कार्य करना होगा। यानी जो है ना जैसे उनको पदोन्नति यानी प्रमोशन देने की बात आई या छुट्टी देने की बात आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब जो ना उस राज्य के जो ना राज्यपाल को क्या करना पड़ेगा, मुख्य न्यायाधीश जो उस राज्य के हैं, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे जो उनसे सलाह लेना पड़ेगा यानी परामर्श लेना पड़ेगा। उसके उपरांत ही जो ना उनको वो पदोन्नति यानी प्रमोशन दे सकते हैं और साथ ही साथ जो ना छुट्टी दे सकते हैं। इस तरह जो ना उच्च न्यायालय अपने जो ना अधीनस्थ न्यायालय पर जो ना नियंत्रण रखता है। इसी प्रकार अगर देखें तो उच्च न्यायालय क्या करता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी उच्च न्यायालय जो ना अपने अधीनस्थ न्यायालय का मतलब है जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन पर जो ना वो नियंत्रण स्थापित रखते हैं। आगे की बात की जाए तो महाधिवक्ता की बात की जाए, जिसको जो ना हम लोग बोलते हैं द एडवोकेट जनरल, जिसको द एडवोकेट जनरल बोलते हैं, उसकी अगर बात की जाए तो उनकी जो है ना बात की जाए तो ये भारत के संविधान, अगर कहा जाए कि ये भारत के संविधान जो है ना कितने के अंतर्गत जो है ना एक स्टेट में जो है ना एक जो है ना एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो इसको हम लोग देखते हैं भाग 6 जो राज्य सरकार का जो विषय है उसमें जो है ना भाग 6 के अंतर्गत जो है ना अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 165 भारतीय संविधान अनुच्छेद 165 में कहा गया कि सब राज्य में जो ना एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि राज्य में महाधिवक्ता जिसको हम लोग द एडवोकेट जनरल बोलते हैं उनकी वह स्थिति होगी, इनकी स्थिति बताएगी कि वही स्थिति होगी जो केंद्र में देखा जाए तो महान्यायवादी की होती है। यानी द अटॉर्नी जनरल की जो स्थिति होती है वही स्थिति अगर बात की जाए तो राज्य में द एडवोकेट जनरल की होगी, और वहीं केंद्र में देखें तो अटॉर्नी जनरल को हमें देखने को मिलता है। प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगी। ये किस आर्टिकल के तहत की है, तो ये आर्टिकल भारतीय संविधान के भाग 6 आर्टिकल जो है ना 165 के द्वारा की गई। आर्टिकल 165 में ये कहा गया है, आर्टिकल
आर्टिकल जो है ना 165 165 में जो है ना कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक जो है ना महाधिवक्ता होगी। ठीक है, 165 के तहत कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम जो है ना विधि अधिकारी होगा, यानी कि जो है ना जो ये एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होगी, ये जो है ना उस राज्य के उच्चतम यानी सबसे बड़े जो है ना विधि अधिकारी होंगी, यानी वो विधि जितने रूल्स वगैरह हैं उसके जो है ना वो अधिकारी होंगे। और ये जो है ना राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, और इसकी जो नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल वैसे व्यक्ति को चुनेंगे जो कि उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता को रखते हैं। इसकी योग्यता रखने का क्या अर्थ है? इसका मतलब कि वो 10 साल तक जो है ना जज के पद पे कहीं रहे हो, साथ ही साथ जो है ना 10 सालों तक जो है ना वो कहीं एडवोकेट रहे हो, और साथ ही साथ जो है ये भारत का नागरिक हो। ये सभी जो है ना जिसको फुलफिल करते हैं उसी को जो है ना ये इस पद पे बने रहने का जो है ना वो हकदार पाते हैं, और उसी को जो है ये नियुक्त कर सकते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करते हैं इनको। और झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता का अगर नाम कहा जाए तो ये मंगलमय बनर्जी, जो प्रथम जो है ना एडवोकेट जनरल जो है ना बने थे, मंगलमय बनर्जी। जैसे जो है ना झारखंड का निर्माण हुआ था तब जो पहले बने थे महाधिवक्ता वो कौन बने थे? मंगलमय बनर्जी बने थे। राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के जो है ना पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है, यानी कि अगर राज्य का जो है ना ये महाधिवक्ता जो नियुक्त किए जाते हैं ये जो है ना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करने का अर्थ है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे पश्चात प्रयत्न तब तक ही उनको जो है ना महाधिवक्ता बनाए रख सकते हैं। और जैसे ही अगर राज्यपाल को लगा कि अभी जो है महाधिवक्ता को जो इनको अब हटाना है तो वैसे जो उनको हटा भी सकते हैं। वो ऐसे वेतन का हकदार होता है जो राज्यपाल समय समय पर निर्धारित करता है, और उनको जो है कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना उनका वेतन होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? उस राज्य का राज्यपाल डिसाइड करता है। महाधिवक्ता का कितना वेतन मिले उसको जो है ना राज्यपाल निर्धारित करता है। उससे राज्य विधानमंडल की कार्रवाई, राज्य में जैसे ही जानते हैं झारखंड का विधानमंडल में एक सदनीय ये विधानमंडल है, तो यहाँ जो ना विधानमंडल में जो चर्चा होती है विधेयक वगैरह पे, उस पर जो है ना इनको जो है ना उस पर जो है ना कार्यवाही में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार है। इनको जो है ना क्या किया गया? महाधिवक्ता को बोलने और उस कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार दिया गया। लेकिन कोई भी प्रस्ताव जैसे पारित होगा, अगर कोई भी प्रस्ताव को पारित करना हो तो उस कंडीशन में क्या है कि इनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। मान लीजिए सबका वोटिंग द्वारा कोई भी प्रस्ताव को पारित किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या किया गया है कि इनको मतदान देने से जो है ना वंचित किया गया कि आप जो है ना मतदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मतदान? तो मतदान आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप जो है ना ये जो है ना जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, जनता द्वारा जो है ना प्रतिनिधि चुने नहीं जाते हैं, और जनता द्वारा निर्वाचित ना होने के कारण जो है ना आपको जो है ना वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप उसमें जो है ना उस जो भी हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं, जो भी बिल विधेयक बना रहे हैं, उस पर आप क्या कर सकते हैं? हमें सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं सिर्फ। ठीक है, वह राज्य सरकार को जो ना विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे सकता है। वो राज्य सरकार क्या कर सकता है? राज्य सरकार के जो भी विधि संबंधी जो भी वो विधि बनाते हैं उस पर वो क्या कर सकता है? उस पर वो सलाह सिर्फ दे सकता है। यानी सलाह दे तो सलाह को हम लोग माने या ना माने इसका भी जो है ना हमारे विवेक पे ही निर्भर करता है, क्योंकि ये झारखंड द्वारा जो निर्वाचित नहीं होते, झारखंड बोल रहे हैं, ये जो है ना जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है इनको वोट दिया नहीं गया। कि आप जो है ना कोई भी विधेयक पास हो तो उस पर आप वोट नहीं दे सकते, बस आप सलाह दे सकते हो। और सलाह को मानना ना मानना ये जो है ना उस समय विधेयक के जो मंत्री वगैरह होंगे उन पर निर्भर करेगा। ठीक है, तथा ऐसे कार्यों का निर्वहन करता है जो राज्यपाल द्वारा या तो किसी विधि द्वारा सौंपे जाते हैं। और साथ ही साथ जो है ना ये महाधिवक्ता वैसे कार्यों को करते हैं जो राज्यपाल द्वारा या तो उनको दिया जाता है या तो फिर किसी भी विधि द्वारा जो है ना उनको सौंपे जाते हैं कि आप जो है ना ये सभी कार्य जो है ना हमारे देख लीजिए। तो ऐसे कंडीशन में ही जो है ना वो ये सब कर सकते हैं। महाधिवक्ता का रोल यही होता है। ये जो है ना राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है और उनके जो है ना पश्चात प्रयत्न माने जाते हैं, यानी जब तक चाहे उनको ये महाधिवक्ता रख सकते हैं। साथ ही साथ वेतन वगैरह भी उन्हीं के द्वारा राज्यपाल जितना निर्धारित करे वही दिया जाता है। और साथ ही साथ जो है ना इसको विधानमंडल में भाग लेने को तो दिया जाता है, लेकिन उस पर जो है ना बोलने भी दिया जाता है, उस पर भाग लेने भी दिया जाता है, मगर जो है ना उनको उस पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाता है।
तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने देखा महाधिवक्ता को हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ चुका। तो ठीक है, न्यायपालिका हम लोग आज की क्लास में खत्म कर चुके। अगर आपको मेरी क्लासेस अगर अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, और कोई भी अगर डाउट वगैरह बन रहा है तो उसको जो है ना आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। और साथ ही साथ जो है ना अगर आपको क्लासेस मेरी अच्छी लग रही है तो इस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, तो आपकी आज की क्लासेस यहीं तक रोकते हैं। लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।